हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है आपके प्यारे से चैनल पीसीबी क्लब में और मैं हूं आपकी सुमन मैम। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं जो लेटेस्ट हैं हमारे, वो लगभग 118 एलिमेंट्स हैं। अब इनको याद रखना, उनके कैरेक्टर्स के बारे में याद रखना, तो ये काफी डिफिकल्ट है। तो इसको इजी बनाने के लिए क्या किया गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनको प्रॉपर्टी बेस पे डिवाइड कर दिया गया अलग अलग ग्रुप पे। यानी कि अगर कुछ एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टी सेम है तो उनको एक अलग फैमिली दे दी गई। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स की प्रॉपर्टीज अलग होती है, फ्रूट्स की अलग होती है, तो हम लोग अलग अलग डिवाइड कर देंगे कि ये वेजिटेबल्स है, ये फ्रूट्स है। तो ऐसा ही एलिमेंट्स को किया गया, सेम केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे उनको एक अलग अलग फैमिली या ग्रुप दे दिया गया। तो ये जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन हुआ तो ये काफी यूजफुल हुआ हमारे लिए एलिमेंट्स को याद रखना और उनकी स्टडी करने में। तो इस फील्ड में सबसे पहले आए आपके डोबेरिनर्स। तो इन्होंने सबसे पहले दिया अपना लॉ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के लिए, डोबेरिनर्स ट्रायड्स। ये 1829 में आए और तो इन्होंने सबसे पहले बताया एल्कली अर्थ मेटल्स के बारे में। अब यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, सबसे पहले तो डोबेरिनर्स का जो रूल था वो ये था कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज करते हैं तो तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनेगा जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सेम होंगी, और जो मिडिल वाला एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा वो अदर टू एलिमेंट के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अब एल्कली मेटल में क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये सारे क्या है, मेटल्स है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम सारे क्या है, मेटल्स है। और अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये एल्कली बनाते हैं, यानी कि बेस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस रिमूव करते हैं। और तीनों की ही वैलेंसी क्या है, 1। ठीक, ये तो हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। अब सेम है तो इनको एक इन्होंने ट्रीन यानी कि ट्रायड वाला ग्रुप बना दिया। ठीक, अब जो मिडिल वन है यानी कि सोडियम, इसका जो एटॉमिक मास होगा वो अदर टू यानी कि लिथियम और पोटेशियम के जो एटॉमिक मास है उसके अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, लिथियम का 7 है, पोटेशियम का 39, इन दोनों को ऐड कर देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है आपका 9 7 16 3 1 4 हो गया अपॉन 2, तो ये आ गया 23। अब ये 23 जो आपका है ये एटॉमिक मास किसका है, सोडियम का। यानी कि जो मिडिल वाला हमारा जो ट्रायड एलिमेंट्स है उसमें जो मिडिल वाले का एटॉमिक मास है वो अदर टू के अर्थमेटिक मीन के बराबर हो गया। ठीक, उसके बाद इन्होंने सेकंड ग्रुप दिया एक द एल्कलाइन अर्थ मेटल। ये भी ट्रायड था, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अब यहाँ पर इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम, क्योंकि तीनों ही क्या है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स है, तीनों की वैलेंसी 2 है। अब इनको हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या है, अर्थ्स में मिलते हैं। ज्यादातर अर्थ में, ये क्रस्ट में ऑक्साइड फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ठीक, इसलिए हम इनको बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। अब यहाँ पर जो स्ट्रोंशियम है इसका एटॉमिक मास अदर टू यानी कि कैल्शियम और बेरियम के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर होगा। जैसे आपका कैल्शियम का क्या हो गया 40 प्लस बेरियम का कितना हो गया 137 अपॉन 2, तो ये आपका कितना आएगा 177 अपॉन 2, तो ये आ गया 88.5, तो ये लगभग इसके बराबर है। ठीक, अब इसी तरह इन्होंने हेलोजन ग्रुप को बताया, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो ये सब क्या है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज के, सारे हमारे क्या है, नॉन मेटल्स है, सभी की वैलेंसी 1 है, और ये सारे क्या है, एसिड वाटर के साथ मिलकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है तो वो क्या होगा, क्लोरीन और आयोडीन के एटॉमिक मास के अर्थमेटिक मीन के बराबर। क्लोरीन का आपका क्या है 35.5 प्लस आयोडीन का कितना हो गया 127, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये आपका कितना हो जाएगा प्लस करने में, ये 0.5 7 5 12 3 2 5 और ये आपका 6 1 और ये 2 से डिवाइड किया, 2 8 जा 16 2 1 जा और ये आ गया 81.25, तो ये लगभग हमारा ब्रोमीन के बराबर है। तो ये था डोबेरिनर्स का ट्रायड, लेकिन इनका ये सक्सेसफुल नहीं रहा, इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे।
वो इसलिए थे कि और भी जो एलिमेंट्स थे, जो हमारे और भी एलिमेंट्स थे, उनमें ये रूल फिट नहीं हो पाया, वो सिर्फ 3 ग्रुप्स बनाने में ही सक्सेसफुल हुए। तो अब हम सारे एलिमेंट्स को सेम तरीके से अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो हमारा वो क्लासिफिकेशन क्या है कि यूजफुल नहीं रहा। तो इसलिए डोबेरिनर्स का जो ट्रायड था वो वैलिड नहीं हुआ। अब डोबेरिनर के बाद आते हैं हमारे न्यूलैंड। ठीक, न्यूलैंड ने क्या दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। अब इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्यों बोला जाता है, इनके हिसाब से क्या हुआ कि जब हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास से अरेंज करते हैं तो जिस तरह से हमारा म्यूजिक में नोट होता है और हर एक एर्थ जो नंबर आता है तो वो फर्स्ट वाले से रिपीट होता है, तो सेम वैसे यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं तो कहीं से भी स्टार्ट करें तो जो 8th एलिमेंट होगा, जैसे हमने अगर हाइड्रोजन को फर्स्ट माना है तो 8th एलिमेंट जो होगा हमारा, जैसे ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 फ्लोरीन, तो जो 8th एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी, यानी कि रिपीटेशन होगा एवरी 8th एलिमेंट पे। यानी कि अगर हम लिथियम को अगर हमने फर्स्ट एलिमेंट माना तो इसके बाद हमारा 8th एलिमेंट कौन सा पड़ेगा आपका, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8 सोडियम। तो यानी कि सोडियम हमारा किससे मैच करेगा प्रॉपर्टीज में, लिथियम से। इसी प्रकार अगर हम बेरिलियम को फर्स्ट एलिमेंट मानते हैं तो मैग्नीशियम 8th नंबर पे आएगा, और जो 8th नंबर पे एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट नंबर के एलिमेंट से प्रॉपर्टीज में क्या होगा, वो सेम टू सेम होगा। इसलिए इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, यानी कि हर 8th नंबर का जो एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी फर्स्ट नंबर वाले एलिमेंट से मिलती जुलती होंगी। तो इन्होंने इस तरह से डिवाइड किया, लेकिन जो इनका ड्रॉबैक था, ड्रॉबैक क्या रहा इनका कि ये सिर्फ कैल्शियम तक ही इसको प्रॉपर इस रूल को शो कर पाए, उसके बाद ये रूल एप्लीकेबल नहीं रहा। और उस टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स इतने तो नहीं थे जितने अभी हुए, उनके हिसाब से जो 56 एलिमेंट्स थे उतने ही एलिमेंट्स हैं और उनको भी ये प्रॉपर अरेंज नहीं कर पाए। सिर्फ जो लाइट वेट वाले एलिमेंट्स यानी कि कैल्शियम तक ये रूल प्रॉपर काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद नहीं कर रहा था। और क्या ड्रॉबैक्स थे, उन्होंने कहीं कहीं पे दो एलिमेंट्स को भी पुट किया जो कि प्रॉपर्टीज में डिफरेंट थे, कुछ सेम प्रॉपर्टीज वाले जैसे आयरन, कोबाल्ट, निकल से मिलते जुलते होते लेकिन फिर भी अलग अलग पुट हो गए। ठीक, तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। और इस जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है तो इसमें हमें डोबेरिनर्स का ट्रायड भी देखने को मिला, जैसे ये आपको सेम दिख रहा होगा, ये आपको सेम एक साथ दिख रहा है, और ये फ्लोरीन क्लोरीन वाले, तो इसमें आपका डोबेरिनस ट्रायड भी दिख रहा है। लेकिन जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये भले ही सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन एक आइडिया हमें मिल गया कि अगर हम एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज करते हैं तो क्या होगा, एक प्रॉपर जो प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन होगा वो हो रहा है। तो हमें एक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैंडलीव ने दी तो उसका हमें एक आइडिया इनके पीरियोडिक टेबल से मिल गया। अब आता है आपका मैंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था, जो पुरानी और जो लेटेस्ट है। तो सबसे जो बेसिक हम लोग मानते हैं कि पीरियोडिक टेबल किसके पढ़ते हैं हम लोग, मैंडलीव के। तो चलिए पहले हम लोग देखेंगे मैंडलीव की जो ओल्ड वाली पीरियोडिक टेबल है। दिस इज द ओल्ड मैंडलीव पीरियोडिक टेबल, इट वाज गिवन इन 1869। अब देखो, सबसे पहले हम इसको डिस्कस करने से पहले ये समझ लेंगे कि पीरियोडिक टेबल होती क्या है। तो ये एक चार्ट के फॉर्म में अरेंज करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज के होंगे वो क्या आते हैं, सेम ही कॉलम में या ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्या है, एक पर्टिकुलर कॉलम में अरेंज्ड है। ठीक, और जो आपका एलिमेंट्स का प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन है वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद होता है, यानी कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो सेम कॉलम या सेम ग्रुप में अरेंज्ड है, और एक जो प्रॉपर्टीज है किसी भी एलिमेंट्स की, सेम प्रॉपर्टीज वाले जो एलिमेंट्स हैं वो एक सर्टेन पीरियड्स के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे रिपीट हो रहा है। और ये एक चार्ट टेबल के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं,
पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक का मतलब है एक सर्टेन टाइम के बाद कैरेक्टर्स का रिपीटेशन होना, ठीक, प्रॉपर्टीज का रिपीटेशन। अब जब मैंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया तो इन्होंने इसको अरेंज किया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, ठीक, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे इन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किया और जो सेम प्रॉपर्टीज वाले थे, अब जो प्रॉपर्टीज थी सेम, वो कैसे इन्होंने डिजाइन की, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये काफी एक्टिव होते हैं और ये मेटल्स के साथ, नॉन मेटल के साथ मिलके क्या बनाते हैं, ऑक्साइड और हाइड्राइड्स एलिमेंट्स के साथ मिलके। तो इन्होंने बेस क्या बनाया अपनी पीरियोडिक टेबल का, एक तो एटॉमिक मास, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, दूसरा बेस बनाया इन्होंने हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स। अगर कोई एलिमेंट सेम टाइप के ऑक्साइड्स बना रहा है, सेम टाइप के हाइड्राइड्स बना रहा है, तो यानी कि वो प्रॉपर्टीज में क्या है, सेम, और उन्होंने उन एलिमेंट्स को सेम कॉलम में रख दिया। तो उन्होंने जब प्रॉपर्टीज सेम रखी हाइड्राइड और ऑक्साइड्स के बेस पे, तो उन्होंने जब पीरियोडिक टेबल दी तो उन्होंने उसका बेस देखो यहाँ पर दिखाया हुआ, जैसे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें इन्होंने दिखाया कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे फर्स्ट कॉलम के वो ऑक्साइड किस फॉर्म के बनाएंगे, R2O। R यहाँ पर क्या है हमारा एलिमेंट, जैसे हम लिथियम का ऑक्साइड देखें तो क्या बनेगा, Li2O, सोडियम का Na2O, पोटेशियम का K2O, यानी कि सारे एलिमेंट्स सेम ग्रुप के, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के कैसे ऑक्साइड बनाएंगे, R2O टाइप के, ठीक। और हाइड्राइड कैसे बनेंगे, RH, यानी R हमारा क्या होगा, एलिमेंट, यानी कि LiH, NaH। तो सेम टाइप के अगर वो हाइड्राइड्स बना रहे थे और सेम टाइप के ऑक्साइड, तो उन्होंने उनको एक ही ग्रुप में रख दिया। तो ये हो गया बेस। अब जैसे अगर मान लो थर्ड ग्रुप का है, तो ये कैसे ऑक्साइड्स बना रहे हैं, R2O3, यानी कि बोरॉन हमारा किस टाइप का बनाएगा, B2O3, एल्यूमिनियम किस टाइप का ऑक्साइड बनाएगा, Al2O3। तो ये प्रॉपर्टीज हमारी क्या हो रही है, सेम हो रही है ऑक्साइड्स और हाइड्राइड के बेस पे। तो इनके दो बेस थे पीरियोडिक टेबल देने का, पहला सेम प्रॉपर्टीज यानी कि सेम ऑक्साइड्स बना रहे हैं वो, सेम हाइड्राइड, और इंक्रीजिंग जो ऑर्डर था वो था एटॉमिक मास अरेंज कर दिया। अब ये पीरियोडिक टेबल उस टाइम पे जो हमारे इनर्ट गैसेस थी वो डिस्कवर नहीं थे, 63 एलिमेंट से उन्होंने प्रॉपर अरेंज कर दिया था। अब आपको यहाँ पर टेबल पे ये तीन जो आपके स्पेसेस हैं ये देख रहे होंगे, उस टाइम पर ये एलिमेंट डिस्कवर नहीं थे। अब इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पर अरेंज किया था, तो इस एटॉमिक मास का कोई भी एलिमेंट उस समय नहीं था। तो इन्होंने इनको क्या नाम दिया था, इसको दिया था एक बोरॉन, कौन, और जो इनकी प्रॉपर्टीज थी इन्होंने पहले ही बता दिया था, और जब बाद में ये डिस्कवर्ड हुए तब उनकी प्रॉपर्टीज लगभग सेम थी। अब इन्होंने एक का बोरॉन, एक का एल्यूमिनियम, एक का सिलिकॉन क्यों दिया, इसका मतलब ये था कि अगर ये एलिमेंट डिस्कवर हो जाता है तो ये क्या होगा, बोरॉन के बाद माना जाएगा, यानी कि पहले बोरॉन उसके बाद एक का बोरॉन, और ये बाद में जाके हमें मिला स्कैंडियम, ठीक। और एक का एल्यूमिनियम, यानी कि एल्यूमिनियम के बाद आएगा ये था आपका गैलियम, और एक का सिलिकॉन जो बाद में सर्च हुआ वो क्या है हमारा जर्मेनियम। तो ये प्रॉपर्टीज पहले ही उन्होंने बता दी थी, ठीक है। तो ये तो थे हमारी मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा ड्रॉबैक्स थे। देखो यहाँ पर जो बेस था इनका क्या था, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, लेकिन जो हमारा कोबाल्ट है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास 58.9 दिया है, निकेल का 58.7। तो पहले हमारा कोबाल्ट है और बाद में निकेल, लेकिन एटॉमिक मास हमारा कोबाल्ट का ज्यादा है, जो थोड़ा इनके रूल के अपोजिट आ रहा, ठीक। और जो कुछ प्रॉपर्टीज जैसे हमारा कोबाल्ट और रोडियम ये सेम ही कॉलम में है, जबकि इनकी प्रॉपर्टीज में क्या है, डिफरेंसेस होते हैं। और क्या ड्रॉबैक्स थे आपके मैंडलीव्स की पीरियोडिक टेबल के, तो देखो जो आइसोटोप्स है, आइसोटोप क्या होते हैं कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होंगी, लेकिन जो मास है वो क्या होगा, डिफरेंट। तो जैसे आपका क्लोरीन है, ठीक, तो क्लोरीन के दो आइसोटोप है, एक आइसोटोप है जिसका एटॉमिक मास है 35, दूसरा 37। तो प्रॉपर्टीज तो सेम है, अब एटॉमिक मास दोनों के डिफरेंट है तो उन्होंने सेम में ही रख दिया, लेकिन उन्होंने तो अरेंज किया था एटॉमिक मास इंक्रीजिंग ऑर्डर पे।
तो ये वो डिफाइन नहीं कर पाए, ठीक। और हाइड्रोजन की पोजीशन को भी वो डिफाइन नहीं कर पाए, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो एल्कली मेटल्स की तरह भी क्या बनाता था, ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, ठीक, वाटर से रिएक्शन करता था। और हैलोजन की तरह भी ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी बनाता था, यानी कि ये हैलोजन की तरह भी रिएक्ट कर रहा था और मेटल्स की तरह भी। तो इसकी पोजीशन को भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जो हमारा एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास को कंसीडर करके जो पीरियोडिक टेबल बनाई गई है वो परफेक्ट नहीं है, यानी कि कोई और एक अच्छा कैरेक्टर होना चाहिए जो इन सब ड्रॉबैक्स को भी क्लियर कर दे। यानी कि कोई अलग प्रॉपर्टी होगी एलिमेंट्स की जिसके बेस पे अगर हम पीरियोडिक टेबल बनाते हैं तो ये जो बीच बीच हमें ड्रॉबैक्स मिल रहे हैं वो हमें नहीं मिलेंगे। और इनकी पीरियोडिक टेबल का क्या फायदा रहा कि इनकी पीरियोडिक टेबल इस तरह थी कि इनर्ट गैसेस उस टाइम पर डिस्कवर्ड नहीं थी, लेकिन जब बाद में डिस्कवर हुई तो बहुत ही इजीली उनको साइड में एक अलग ग्रुप बनाकर रख दिया गया और उससे हमारी पीरियोडिक टेबल पे कोई डिस्टरबेंस नहीं हुआ। तो मैनलीव की जो पीरियोडिक टेबल थी तो ये तो हमने समझ ली। अब जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई वो किसके बेस पे आई, इसमें क्या चेंजेस किए गए, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा। तो अभी आपने हिस्ट्री समझ ली है, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसके आगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कैसे बनी, कैसे इसके ड्रॉबैक्स दूर हुए और कैसे पीरियोडिक टेबल में जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कैसे घटती बढ़ती है। जैसे हम ज्यादातर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि ये एलिमेंट इससे ज्यादा रिएक्टिव है, ये वाला इससे बड़ा है, तो ये सब चीजें कैसे हम याद रखें, कैसे समझें, तो इसको हम लोग पीरियोडिक टेबल से समझ लेंगे कि कहाँ पर रिएक्टिविटी एलिमेंट्स की बढ़ती है, ग्रुप्स में बढ़ती है कि अपवर्ड डाउनवर्ड जाते हैं हम लोग जब ग्रुप में या कॉलम में या फिर पीरियड्स में आगे बढ़ते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं उनकी रिएक्टिविटी में। तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।